any other rocket in the world. It can launch things direct to Pluto. No stop needed. All systems go. 8, Green. Set booster ignition. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cylinder shut down. Side boosters. Beaker. थैंक्स टू एयर स्पेस प्रोग्राम्स हमने स्पेस और यूनिवर्स के बारे में काफी कुछ जाना है और उसकी वजह से जो टूल्स और टेक्नोलॉजीज डेवलप करी गई थी आज वो हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं। हर साल नासा एक लिस्ट पब्लिश करता है जिसे हम नासा स्पिन ऑफ कहते हैं। इस लिस्ट में उन टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया जाता है जो एक्चुअल में डेवलप करी गई थी स्पेस प्रोग्राम्स और स्पेस मिशंस के लिए, लेकिन आज उसका इस्तेमाल आम पब्लिक अपने कमर्शियल और हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए करती है। 1976 से लेकर आज तक ऐसे करीब 2000 से ज्यादा स्पिन ऑफ्स नासा ने पब्लिश कर रखे हैं और आज हम उनमें से ही कुछ के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, एयर प्यूरिफायर। बैक इन द 90s नासा रिसर्च पार्टनरशिप सेंटर के कुछ साइंटिस्ट को ऐसा कुछ तरीका निकालना था जिसमें इथाइलिन से भरी हुई हवा में से इथाइलिन को अलग करके साफ हवा बनाई जा सके। तो इसी का सॉल्यूशन निकालते निकालते वो लोग पहुंचे फोटोकैटालिक ऑक्सीडेशन पर, जहां पर टाइटेनियम डाइऑक्साइड को अल्ट्रावायलेट लाइट के साथ रिएक्ट करा जाता है। तो इसका रिजल्ट ये निकल कर आया कि उससे जो हवा बाहर निकल रही थी वो किसी भी तरह के बैक्टीरियाज को ऑक्सीडाइज करके उसका एक बाई प्रोडक्ट बना देते थे जो कि बिल्कुल हार्मलेस रहता था। तो अब उसका रिजल्ट ये निकल कर आया कि ऐसी कोई भी हवा जिसमें इथाइलिन हो तो इथाइलिन जब उससे पास होता था तो वो उससे रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाता था और एक हार्मलेस बाई प्रोडक्ट बना देता था और इसकी वजह से जो हवा वहां पर आ रही थी वो बिल्कुल प्योर हो जा रही थी। इसी की डिस्कवरी के बाद आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम ना सिर्फ केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बल्कि अलग अलग दूसरे फंगाई, वायरसेस या और भी तरह के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हवा में से फिल्टर आउट कर सकते हैं और ये सारा का सारा काम सिर्फ कुछ ही घंटे में किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एयर प्यूरिफायर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमें नासा के स्पेस सेंटर से ही देखने को मिला। नंबर 3, मेमोरी फोम। 1966 से पहले एस्ट्रोनॉट्स के सेफ्टी को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न्स रहते थे। जब स्पेसक्राफ्ट टेक ऑफ करता है तो वहां पर बहुत ज्यादा जी फोर्स होता है। इसी वजह से ताकि एस्ट्रोनॉट सही सलामत रह सके उनके लिए स्पेशल सीट्स उनके हिसाब से मॉडिफाई करवाई जाती थी, लेकिन ऑब्वियसली उसके बावजूद ये प्रोसेस उतना कंफर्टेबल नहीं रहता था एस्ट्रोनॉट्स के लिए। इसी वजह से एक ओपन सेल पॉल्यूर इथेन सिलिकॉन प्लास्टिक को बनाया गया। इन सिंपल वर्ड्स, ऐसा फोम या ऐसा मटेरियल जो कि आपके वेट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सके, आपके प्रेशर को एज अ शॉक एब्जॉर्बेंट की तरह एब्जॉर्ब कर सके और जब उसके ऊपर कोई भी प्रेशर ना हो तो वो अपने आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ सके। इस चीज को डेवलप करा गया जिसका नाम रखा गया मेमोरी फोम और इसके डेवलपमेंट के बाद हर एस्ट्रोनॉट्स के लिए उनके हिसाब से सीट को कस्टमाइज करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये जो फोम होते हैं ये अपने आप उस एस्ट्रोनॉट के जो भी शेप होती है उसको अडेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद 1980s ने नासा ने इसे पब्लिक डोमेन के लिए रिलीज कर दिया और आज हम इसका इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पर देखते हैं। इवन हमारे ईयरबड से लेकर हमारे काउचेस, हमारे बेड्स, हमारे पिलोज, हर जगह इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा मात्रा में हो रहा है। फ्रीज ड्राइड टेक्नोलॉजी। हम इंसानों के जितने भी खाने की चीजें हैं उसमें 99% चीजों के अंदर पानी रहता है। उस पानी, उस मॉइस्चर की वजह से वो खाना जैसा है वैसा बना रहता है, लेकिन इस पानी की प्रॉब्लम ये है कि पानी की वजह से बैक्टीरिया, फंगाई ये सब आपके खाने को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप खाने को नॉर्मली कहीं पर छोड़ देते हो तो उसमें अलग अलग बैक्टीरिया या फंगाई जम जाता है और यही प्रॉब्लम नासा ने भी फेस करी थी। इसी वजह से उन्होंने बहुत सारी अलग अलग फूड कंपनीज के साथ काम किया ताकि वो इसका सॉल्यूशन ढूंढ पाए और उसी का एक रिजल्ट निकल कर आया फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस, जो कि खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू को लगभग 98% तक रिटेन करके रखता है और वो अपना जो टोटल वेट था उसका केवल 20% ही रह जाता है। तो इस प्रोसेस के दौरान हमारे पके हुए खाने को अचानक से -40 डिग्री तक फ्रीज करा जाता है, जिससे उसके अंदर मौजूद सारा मॉइस्चर वाटर आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाता है।
फिर उसे अलग करा जाता है, उसे इवेपोरेट करा जाता है और जो बच जाता है वो बच जाता है आपका मॉइस्चर लेस फूड। इसको वैक्यूम पैक करा जाता है और फिर ये कम्प्लीटली रेडी हो जाता है किसी भी स्पेस मिशन के लिए। हाँ, इसका टेस्ट जरूर बदल जाता है, लेकिन ये ऐसा खाना बन जाता है जो लगभग हमेशा के लिए ताजा बना रह सकता है। वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम। 1960s में नासा ने एक रिसर्च प्रोग्राम कंडक्ट किया था जहां पर कंपनीज को बहुत ही छोटा और एक लाइट वेट वाटर प्यूरिफायर बनाना था। ये प्यूरिफायर कम से कम पावर सप्लाई पे चलना चाहिए और इसे कोई स्पेशल मॉनिटरिंग की भी जरूरत ना पड़े ताकि एस्ट्रोनॉट्स को अपना फालतू का टाइम यहाँ पर इन्वेस्ट ना करना पड़े। तो ऐसा ही एक प्यूरिफायर 1970s में डेवलप हुआ। ये एक नॉर्मल सिगरेट के पैकेट से थोड़ा सा ही बड़ा था, कंप्लीटली क्लोरीन फ्री था। इसमें एक्चुअली करा क्या जाता था, इसकी सरफेस के ऊपर सिल्वर आयंस लगे हुए होते थे और इस चीज को स्पेसक्राफ्ट के वाटर सप्लाई के अंदर डाल दिया जाता था और ये जो सिल्वर आयंस थे ये थोड़े थोड़े पानी में घुल भी जाते थे और उसकी वजह से ये बैक्टीरियाज को और जितने भी हार्मफुल केमिकल्स होते थे उनको ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते थे और बच जाता था एक टेस्टलेस वाटर जिसमें किसी भी तरह का बैक्टीरिया नहीं था। आज वही टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि उसको कमर्शियलाइज कर दिया गया है और इवन नासा ने एक ऐसी वाटर फिल्टर भी डेवलप करा था जहां पर बॉटल के अंदर अब जब पानी उस फिल्टर से पास होकर निकलता तो वो बिल्कुल साफ रहता था और उसी चीज को आज बहुत सारी दूसरी कंपनियां भी इम्प्लीमेंट करके दे रही हैं। ये स्पेशली इमरजेंसी केसेस में इस्तेमाल करा जाता है जहां पर आप कहीं फंस जाते हो तो आपको पानी पीने के लिए कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी पानी का सोर्स मिल जाए आप वहां से पानी को लो, जब आप इससे बाहर पानी को निकालोगे तो वो कंप्लीटली साफ होकर निकलेगा। ऑब्वियसली इस तरह के बॉटल्स की एक लिमिटेड लाइफ होती है। ब्लू लाइट कैंसिलेशन ग्लेयर्स। जनरली जितने भी स्काई डाइवर्स होते हैं वो लोग जब नॉर्मल जगहों पर स्काई डाइविंग करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जो लोग स्नो एरिया में स्काई डाइविंग करते हैं या फिर जो स्कीइंग करते हैं स्नो के ऊपर, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। सूरज की डायरेक्ट रोशनी से नहीं, सूरज की रोशनी जब बर्फ पे पड़ती है उसकी वजह से जो रिफ्लेक्शन होता है उससे उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो 1980s में जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी के 2 साइंटिस्ट ने ऐसा वेल्डिंग कर्टन डेवलप करा था ताकि जब वो वेल्डिंग करें तो जो लाइट वहां से निकल रही होती है वो उस लाइट को देख तो सके, लेकिन उसकी इंटेंसिटी को इतना कम कर दिया गया कि वो उसकी आंखों को प्रॉब्लम ना दे पाए। इसी के बाद उसी टेक्नोलॉजी को नासा ने दोबारा से डिजाइन करा। अब ऐसा उन्होंने किया था जो भी यूएस के फाइटर जेट्स उड़ाते थे उनको भी स्नो के अंदर उड़ाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती थी और इस ग्लेयर की वजह से उनकी काफी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आज हम इस ग्लासेस को कई अलग अलग जगहों पर यूज करते हैं इसकी इंटेंसिटी को वेरी करते हुए। अगर हमें एक्सट्रीम केसेस चाहिए तो वहां पर 90% 80% ब्लू लाइट्स को फिल्टर कर दिया जाता है। अगर हम अपने कंप्यूटर डिवाइसेस की बात करें तो यहाँ पर ये इंटेंसिटी काफी ज्यादा कम होती है। हालांकि मैक्सिमम ब्लू लाइट फिल्टर हो जाती है लेकिन इसकी इंटेंसिटी उतनी नहीं होती जितनी आपके नासा के या फिर दूसरे बड़े प्रोग्राम्स में इस्तेमाल करी जाती है। क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। आज हम जो भी डेटा स्टोर कर पाते हैं या फिर इंटरनेट की मदद से हम उसे कहीं से भी एक्सेस कर पाते हैं तो इसकी भी जिम्मेदार कहीं ना कहीं नासा ही है। एक्चुअली क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट था उसको ओपन स्लैक कहा जाता है जो कि नासा ने ही डेवलप करा था। ये इसलिए करा गया था ताकि नासा के जितने भी अलग अलग साइंटिस्ट हैं जो अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, अगर उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन आपस में शेयर करनी होती थी तो वो इजीली उस चीज को कर पाए, ना कि एक कंप्यूटर से पहले प्रोग्राम को कॉपी करो फिर उसे दूसरे में ले जाकर पेस्ट करो। ये काफी इनएफिशिएंट वे था। इसी चीज को सॉल्व करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का सिस्टम बनाया गया था। आज ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसका कोई भी किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है और हम सबको पता है क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड गेमिंग, यही हमारा फ्यूचर भी होने वाला है। क्रैच रेजिस्टेंस लेंसेज। इनके डेवलपमेंट से पहले जो भी प्राइमरी लेंसेज हुआ करते थे वो जनरली पॉलिश्ड ग्लास से बने होते थे, लेकिन इनमें कई सारी प्रॉब्लम्स थी। पहली, वो महंगे थे। दूसरी, उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। तीसरी, उसका प्रिसीजन इतना अच्छा नहीं होता था और चौथी, वो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल नहीं थे, अगर वो गिरे तो खत्म। इसीलिए 1970s में प्लास्टिक के लेंसेज बनाना शुरू कर दिया गया। ये शैटर रेजिस्टेंट होते हैं और इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी काफी ज्यादा इजी हो जाती है। प्लस ये ग्लास लेंसेज से काफी ज्यादा चीप भी होते हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर स्क्रैचेस काफी ज्यादा आ जाते हैं। अब थैंक्स टू नासा उन्होंने ऐसा स्क्रैच रेजिस्टेंट सरफेस बनाया था जो कि एस्ट्रोनॉट्स के हेलमेट के लिए, जो भी स्पेस शटल में अलग अलग ट्रांसपेरेंट चीजें होती हैं, वहां पर स्क्रैच रेजिस्टेंट प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाने लगा ताकि स्पेसक्राफ्ट के वेट को ड्रास्टिकली कम किया जा सके। और आज मेजॉरिटी ऑफ जगह में हम जितने भी लेंसेज देखते हैं, जितने भी ग्लासेस देखते हैं, उसके अंदर हमें प्लास्टिक ही देखने को मिलता है और बहुत ही हाई क्वालिटी का स्क्रैच रेजिस्टेंट प्लास्टिक। वायरलेस हेडसेट्स। 1961 में लिबर्टी बेल 7 कैप्सूल जब पानी में गिरने वाला था उससे पहले ही पता नहीं किसी वजह से कैप्सूल
कैप्सूल की जो छत थी वो खुल जाती है। वो छत सील पैक इसीलिए रहती है ताकि वो कैप्सूल पानी में गिरे तो उसके अंदर पानी ना जा पाए। तो क्योंकि वो छत पहले ही उड़ गई थी तो जब वो कैप्सूल पानी में गिरा तो उसके अंदर बहुत सारा पानी घुस गया। उस पानी की वजह से जितने भी रेडियो ट्रांसमिशन डिवाइसेस थे वो सब के सब खराब हो गए थे। इसी वजह से एस्ट्रोनॉट गस ग्रिसम अपनी रिकवरी टीम को कांटेक्ट नहीं कर पाए। इसी वजह से नासा ने सोचा कि हमें एक ऐसा लाइट वेट और वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना होगा जो एस्ट्रोनॉट को कम्युनिकेशन करने में मदद कर सके और वो जो डिवाइस है वो किसी दूसरे डिवाइस पर डिपेंडेंट न रहे। मतलब जो बेल 7 के अंदर ट्रांसमिशन डिवाइस था वो सारा का सारा उसी बॉडी के साथ अटैच था। तो इसी वजह से पानी अंदर घुसने के बाद गस ग्रिसम कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसी के बाद नासा ने दूसरी कंपनीज के साथ मिलकर इस चीज को डेवलप करा और आज हमारे आसपास वायरलेस हेडफोन्स ही केवल हैं, वायर वाले तो बहुत ही कम रह गए हैं। तो बस ये थे कुछ ऐसी चीजें जो नासा की वजह से हमें देखने को मिली और आज हम इनका रेगुलरली बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।